गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मैसेज कर दो। ठीक है। ठीक है। कोई इशू होगा तो बता देना, ठीक है? मैसेज कर देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बीच में कोई इशू आएगा तो बता देना, ठीक है? अच्छा, तो आपके जैसे कि डेमोज चल रहे हैं, है ना? तो प्रोबेबली आपका लास्ट डेमो है ना आज? ठीक है। तो इसमें अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। ठीक है, सिलेबस तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट बेसिकली आई विल टच सम एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी की कुछ कोर्स चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। बाकी जब ज्योग्राफी आएगा तो फिर देखेंगे। वो तो एक अलग इशू है, क्योंकि कल से आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्लासेस चलेंगी। 2 से 4 6 बजे तक जो भी आपकी क्लासेस हैं वैसे चलेंगी, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मुझे बताइए, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अब मुझे तो आपने पहली बार देखा है, मैंने भी आपको पहली बार देखा है ना? तो थोड़ी सी झिझक होगी, लेकिन कुछ इशू अगर आप लोगों के हैं रिगार्डिंग द डेमोज, नॉट रिगार्डिंग द डेमोज कि घर पे जाके मेरे को मिल नहीं रहा सर, कहाँ पे है ये, है ऑन करके दो, ये नहीं। कुछ पढ़ाने में कुछ दिक्कत है, आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, या कुछ है किसी टीचर के रिगार्डिंग कुछ है, तो आप बोल दीजिए। उस पर हम सॉर्ट आउट करेंगे उस इशू को, वो देखेंगे हम कि क्या चीज़ें हैं स्पेसिफिकली। आई थिंक आपको थोड़ा मैथ्स में दिक्कत आ रही थी। फ्रेंकली बोलो ना यार, अब देखो पटवारी बनना है ना, तो बनना तो बोलना पड़ेगा भाई। नहीं बोलोगे तो क्या फायदा फिर उस चीज का? 3 महीने कोर्स लोगे यहाँ से, नहीं तो कहीं और से लोगे, उसके बाद घर में बैठोगे। है ना? मैथ्स का ठीक ठाक वेटेज रहता है, पर अभी तो पता नहीं कितना रहेगा, पर ठीक ठाक ही वेटेज रहता है। ठीक है। तो क्या इशू आ रहा है आप लोगों को? मतलब व्हाट इज द बेसिक इशू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज हिंदी नहीं है? अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, लैंग्वेज का बैकग्राउंड मतलब दोनों में यूज करें, इंग्लिश में भी हो जाए, फिर एक दूसरी लाइन हिंदी में हो जाए। ठीक है। हाँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना काफ़ी। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। ठीक है, और कुछ? अब बोलोगे नहीं ना, जब तक मतलब मैंने एक हफ्ते पढ़ाया नहीं तब तक बोलोगे नहीं, क्योंकि तब मेरे को जान लोगे, है ना? पर मैं मिलूंगा नहीं कल से। कल से आपको दूसरे साथ पढ़ाएंगे ना, वो मैं तो ज्योग्राफी के दे रहा हूँ, ज्योग्राफी आपका चलेगा नहीं ना अभी, वो लेट आएगा। नहीं बोलना है? नहीं, ऑनलाइन लग गए बोलने ना। हाँ। बहुत कॉम्प्लेक्स है सर कॉन्सेप्ट, और मैम इज टू फास्ट, लैंग्वेज इशू, मैम टीचर्स टू फास्ट, टू फास्ट, टू फास्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है। चलो ठीक है, अब किसी को और भी शिकायत है तो बोल सकते हैं। अब देखो क्या चीजें हैं कि एक चीज मेरी सुनना आप लोग, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लेना नहीं ना, वो आपके ऊपर है ना अभी भी। कुछ लोगों ने ले लिया वो एक अलग बात है, जिसने नहीं लिया आपके ऊपर है ना, हमने फोर्स तो नहीं किया आप। ठीक है, दैट इज ऑल अप टू यू, है ना? बट चीजें क्या, आपको डेमो प्रोवाइड करने का यही बेसिक था कि आप भली भांत हो जाए उस अध्यापक के साथ कि क्या है। ठीक है। कई बार अध्यापक जो है वो भी, अब ऐसा नहीं होता बेटा कि आप लोग ही नर्वस रहते हो क्लास में, हम लोग भी नर्वस होते हैं। दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर, और मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो नर्वस तो हूं ना। क्योंकि आप लोग पहली बार क्या पता क्या क्वेश्चन फेंक दे मेरे को, एंड आई एम लाइक कि भाई पता नहीं क्या होता है इसका आंसर, रुक रुक रुक, देखना पड़ेगा मेरे को भी। फिर बोलूंगा कल देख के आऊंगा मैं। कई बार चीजें होती है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन से किसी का पता नहीं लगता। ठीक है। अभी कुछ टाइम में जैसे वो, फिर आप बोलोगे कि सर मैथ्स तो बाद में आया, या फिर आपने तो एडमिशन करवा दी हमारी, ये वो सो। हर चीज आपको क्लैरिटी से होगी, इसकी हम गारंटी देते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, है ना? और हर एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करवाया जाएगा। दिस इज द गारंटी आई कैन गिव यू। इतना है ना? और कंसर्न टीचर से जो आप लोगों ने बोला है, वो बात हमारे ऊपर है, हम करेंगे, पूरी मैनेजमेंट की टीम उस पर बात करेगी। और अभी नहीं बोल पा रहे हो आप, तो आप बाद में बोल सकते हो, मैम को बोल सकते हो, ठीक है? या फिर और किसी स्टाफ को बोल सकते हो कि सर ये वाली चीज़ है, ये इशू कर दो। कभी भी बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कन्फ्रंट नहीं करना टीचर को। ठीक है? डायरेक्टली, लाइक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना? मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, और पढ़ाते पढ़ाते कोई पीछे से बोल पड़ा, सर ये तो मैंने पढ़ा है, कुछ और पढ़ा दो। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ऐसे होते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा, कि हम तो चलो अब थोड़ा सा पेशेंस लेवल ठीक है ना? मुझे पता है कैसे कैसे बच्चे आपके आते हैं, क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है, देखो यहाँ पर ना आपके पटवारी बनने के लिए 530 पोस्ट हैं, एंड 530 में हम वैसे हमने उस बच्चे को ही बनाना है जिसने आज तक पढ़ा ही नहीं है, जो आपका 10 साल से पढ़ाई पढ़ाई छोड़ चुका है। यहाँ पे 30 साल से ऊपर बच्चा भी आएगा पढ़ने। एंड कुछ होंगे जो आपके आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, होते हैं कुछ,
कुछ आपके एचएस की तैयारी कर रहे होंगे, वो बच्चे क्लास में बैठे होंगे एंड दे आर लाइक कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अरे भाई पढ़ाई में यही आएगा ना पेपर में, मतलब वो ऐसा तो नहीं आएगा कि कुछ और ही पूछ लेंगे तुम्हारे को। ठीक है, तो वो चीजें थोड़ी ना, क्लास का डेकोरम वही बना के रखना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 2-3 दिन मैंने सह लिया कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है या चीजें बड़ी खराब हो रही हैं, देन फ्रेंकली बोल दीजिए। लेकिन क्लास में इट इज नॉट गुड टेकन एज अ गुड रिमार्क कि क्लास में आप बोलिए, बाद मैनेजमेंट से बात कीजिए, जो भी इशू है उसको पर्सनल लेवल पे सेटल डाउन कीजिए, है ना। एंड फर्स्ट डे ही आपको मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट वार्निंग यू, आई एम बीइंग, बस मैं तुम्हारे को क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो ग्रुप बनता है ना पटवारी का, ठीक है, और उस ग्रुप में होंगे काफी बच्चे, और फिर कई बच्चे उसमें म्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे उसमें हंगामा मचा देंगे, है ना। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये करो, वो करो, ऐसा करो। अगर आपको शिकायत है, आपके पास मैनेजमेंट का नंबर है, पर्सनली उनको कॉल कीजिए, पर्सनली उनको मैसेज कीजिए। ग्रुप स्पेसिफिकली आपको किस लिए बना हुआ है? टाइमिंग शेयर करने को, शेड्यूल बनाने को। और ग्रुप बना हुआ है किस लिए? आपके जो भी टेस्ट होगा वो आपके शेयर करने को, पर्पस है ना ग्रुप का। एंड यू आर लाइक कि और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया है, तू सुना। यार मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा मेरे से भी नहीं हो रही यार, क्या करें? मैम बताना जरा क्या करें। उसी ग्रुप में लगे हुए हैं सारे। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपने भी कई ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, और फिर क्या होता है, आपको म्यूट करना पड़ता है ग्रुप, और म्यूट में फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन छूट जाती है। ठीक है, तो एक सेंसिबल स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए, और हमारे से जो होगा हम वो करेंगे। आपका इशू है, रिड्रेस करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। कोई भी इशू होगा लेकिन उसको थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2-3 दिन दीजिए, उसके बाद भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो बात कीजिए। ठीक है, फिर हम आपकी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, बस थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखिए उन चीजों को। अगर हाथ से चीजें छूट रही हैं तो हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी है ना आपकी भाई। ठीक है, हमने आपसे फीस ली है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कुछ। और आप सही है सवाल पूछने वाले, गलत थोड़ी ना भाई। ठीक है, तो हर चीज कहीं ना कहीं आपकी चीज सही होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा बने रहिए उस पेशेंस के साथ, है ना। और क्लास टाइमिंग वगैरह का कोई भी आपको इशू आता है, वो सारी बात कर दीजिए मैनेजमेंट से कि मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे ऐसे करके जेन्युइन इश्यूज में वो चीजें एड्रेस की जाएंगी, है ना। वो सारी चीजें होंगी तो आपको बता दिया जाएगा शाम तक, आपकी 2 क्लासेस रहेंगी या 3 क्लासेस रहेंगी, तो बता दिया जाएगा जैसा भी है जो भी है। क्योंकि पेपर आपका आज फर्स्ट डे है मेरा, तो मैं आपको बता देता हूँ पेपर जो है मेरे हिसाब से वो आपका अप्रैल से पहले नहीं होने वाला। ठीक है, जनवरी कितना है, 16, 16 जनवरी लास्ट है ना। 16 जनवरी के बाद फिर से विंडो खुलेगी, है ना। कुछ होंगे हमारे जो बोले कि मैं तो ट्राइबल क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा पेपर नहीं भर पाया, ये नहीं हो पाया, होता है। लगभग 1-1.5 हफ्ते आपकी टीजीटी का तो देखा आपने, कितना कम खोला गया विंडो, बार बार विंडो खोल रहे थे, है ना। तो लगभग रखिए कि आप अपने हिसाब से क्या रखिए, आप अपने सब ध्यान रखना, अपने हिसाब से ना हमेशा डेट फिक्स करना। अगर आपने सीरियस कैंडिडेट हो, उसको बता रहा हूँ मैं, ये लो, ये डेट फेंक दी मैंने तुम्हारे को। किसी भी एकेडमी में जाओ, सिलेबस हो ना हो, भाड़ में गया, मेरा पेपर इस दिन है, ये आपने सोचना है। ठीक है, पेपर तो अप्रैल मई में होगा, वो हमें सबको पता है। लेकिन क्यों भाई, क्यों सोए रहना? 530 पोस्ट अगली बार तो नहीं आएंगी, नहीं आने वाली ना ये। फिर पुलिस के भरोसे रहोगे कि पुलिस का भी निकाल दिया कैबिनेट ने, वो आएंगे अगले साल 27 में। तो चुपचाप 15 मार्च लेके चलो, सिलेबस वगैरह जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो अपने हिसाब से होगा, वो एक है 15 मार्च लेके चलो। मेरा पेपर 15 मार्च को है, मेरे को पढ़ना है तो शिद्दत के साथ पढ़ना है। अगर पेपर 15 अप्रैल को हुआ, मान लो, आपको 1 महीने का बफर मिला कि नहीं मिला? 1 महीने रिवीजन कीजिए। मेरा कहने का मतलब है अगले 4-5 महीने में पूरा डेडिकेट कीजिए अपने अपने आप को, बाकियों को नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए कुछ चीजें 4-5 महीनों के लिए, क्योंकि लड़कों का तो सीजन आने वाला है क्रिकेट का, है ना। दिसंबर में, जनवरी में ठीक ठाक टूर्नामेंट्स होते, छोड़ देना, एक साल कुछ नहीं होता, अगली बार खेल लेना। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना, और अच्छे से पढ़ाई करो। जो हमसे होगा, जो आपकी शिकायतें होंगी जरूर एड्रेस की जाएंगी। हाँ, बेफालतू की चीजें जो है उस पर प्लीज आर्ग्यूमेंट मत करी कीजिएगा, है ना। जो हमें लगता है कि चीजें वो एड्रेस होंगी, और आप लोगों को भी लगता है, और हर चीज में आप सबकी राय ली जाएगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब की कुछ अलग है, उनकी कुछ और है, उनकी कुछ और है, सर हमारे को ये भी चाहिए, हमारे को वो भी चाहिए, हमारे को वो भी चाहिए, है ना। उंगली दिए तो हाथ मत पकड़ लेना तुम लोग, है ना, ऐसा मत करना। ठीक है, चलो, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। बाकी चीजें धीरे धीरे होती रहेंगी। तो डेमो का लास्ट लेक्चर आपका आज है, बाकी फॉर्मेलिटीज आपको पता है क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो ज्योग्राफी के साथ मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का बता देता हूँ क्या है। देखो, मैक्सिमम वेटेज जो है आपका वो किसका रहेगा? इंडियन ज्योग्राफी का। 3 तरह की ज्योग्राफी होती है ना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड, है ना, और फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि भाई हमारे जो ये पर्वत है ना, चट्टाने हैं, ये बनी कैसे? आपने सुनी होगी सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने। ठीक है, फिर आपने सुनी होगी मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, ऐसी कुछ सुनी होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं डायरेक्टली? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स घड़ियों में होता ना, लिखा है क्वार्ट्स, लिखा होता है घड़ियों में। तो ये क्वार्ट्स जो है ये कौन सी है, ये कौन सा स्टोन है, कौन सा पत्थर है, यही क्वेश्चन है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है।
मार्बल या लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सुने होगा सबने, वो कौन सी रॉक है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, फिर और चीजें यहां से, ये सारे किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसी में आपका क्या है, कुछ माउंटेन के टाइप्स होते हैं जैसे, है ना। देखो, आप सबने सुना हुआ नर्मदा घाटी, सुनिए। ऑनलाइन बेटा अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। नर्मदा घाटी सुनिए। आपको पता है भ्रंश घाटी क्या होती है? देखो, रिफ्ट वैली सुनिए, उसी को बोलते हैं बेटा हिंदी में भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी कहने का मतलब क्या है, बीच में एक फॉल्ट है, वहां पे ना, जैसे देख लो ये क्लास है, ये वाली साइड चट्टान है, ये वाली साइड चट्टान है, ये भी थी पहले ऐसे ही बीच वाला, ये धस गया। जब ये धसेगा तो आप मुझे बताओ, साइड वाली जो है वो उठी हुई लगेंगी? हालांकि उठी हुई है नहीं है। अगर ये वाला पैच है और ये वाला पैच है, पहले मान लो ये बराबर थे सारे, अब क्या हुआ, ये वाला पैच धस गया, ये वाला पैच नीचे धस गया, तो यहां गड्ढा पड़ गया। तो अगर उस गड्ढे में आप खड़े रहोगे, ए ऐसा देखना पड़ेगा ऊपर को, बी को भी ऊपर देखना पड़ेगा। ये कौन सी घाटी होती है? ब्रंश घाटी। ये है वो रिफ्ट वैली, मैं बता रहा हूं। इस घाटी से क्या तैर रही है अभी? नदी। दामोदर घाटी, दामोदर वैली, दामोदर सुनिए नदी, सौर ऑफ बंगाल, वो भी भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भारत में भ्रंश घाटी का एग्जांपल बता दीजिए, या कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बनाती? नर्मदा बनाती। और नहीं बने, गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं बनाती भाई। ठीक है, बनाती वही है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप समझने पड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहां पढ़ते हैं हम? फिजिकल ज्योग्राफी में। आप सबको पता है कि हिमालय में, अभी अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी, अर्थक्वेक पता है? अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक जब आता है तो अलग अलग जोन बने होते भाई। पहले ये होते थे, कहने का मतलब है जहां पर अर्थक्वेक, हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप, भूकंप आने की वल्नरेबिलिटी या चांसेस सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, वो कहां है? जहां बैठे हैं, हिमालय। हिमालय एक फॉल्ट जोन पे है। ठीक है, ये क्या होते हैं फॉल्ट जोन, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पांचवें नंबर में रखे होंगे ना, पांचवें नंबर में, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस है आने के और भयंकर अर्थक्वेक आने के। एक में कम चांसेस है। धीरे धीरे मिनिस्ट्री ने हटा दिया एक नंबर, अब कर दिया दो तीन चार पांच, हाल ही में ला लिया छह। ये न्यूज थी कुछ हफ्तों पहले की। छठा जोन बना दिया है, कहने का मतलब पांचों वाले सारे छठे में डाल दिए हैं। कौन थे इसमें? हिमालय है मेनली। हमारा हिमालय कौन से जोन में है? सिक्स। तो सिक्स जोन का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा चांसेस अर्थक्वेक आने के कहां है? यहां पर। और ऐसे अर्थक्वेक, याद करो 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, लगभग 20,000 लोगों की जान गई है, जो ऊपर ऊपर से आंकड़ा है। 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपके चांसेस हैं डिजास्टर होने के यहां पर। तो ये सारी चीजें, अर्थक्वेक आता कैसे भाई, कॉन्सेप्ट है ना। अब ये जोन तो पढ़ लिए भाई, चलो ठीक है, एक में ये, दो में ये, शिमला कौन से जोन में है ये, लेकिन आता कैसे है, वो है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। समझ गए? आपने सुना है कि हम यहां बैठे हुए धौलाधार है आसपास, मिडल हिमालय से धौलाधार है ना, शिवालिक है, ग्रेटर हिमालय है, ये सबको पता है कि ऐसे हैं, जास्कर है ना। रेंजेस बड़ी भारी हैं आपकी जितने भी हैं, चूड़धार से लेकर चांशल से लेकर बहुत बड़ी बड़ी धारें हैं। ये बनी कैसे भाई? वो है फिजिकल ज्योग्राफी। बनने के बाद रट्टे मारे हमने, वो एक अलग बात है, वो है इंडियन ज्योग्राफी, हिमाचल ज्योग्राफी। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये चट्टाने बनी कैसे हैं, ये आए कहां से यहां पर। एक जमाने में अगर मैं आपको बताऊं, कोई नारकंडा से है क्या? नारकंडा से? नारकंडा में एक होटल है टेथीज, है ना, जहाँ वो बोलते थे कि वो भी उतारना है हेलीकॉप्टर हमने, है ना, परमिशन मिली नहीं शायद उनको। वो टेथीज बेटा नाम है, पता है? टेथीज जो है ना, ये सागर का नाम है। अगर मैं आपको बताऊं, लाखों करोड़ों सैकड़ों साल पहले जहां आप बैठे हो ना शिमला में भी, ये एक समुद्र था, लिटरली समुद्र था ये, उसको बोलते थे टेथीज सी। और क्वेश्चन आया हुआ पेपर में ये, कि शिमला जो है, मतलब इनमें से कौन सा जिला जो है एक जमाने में टेथीज सागर का भाग था? शिमला। अब तुम इसको हिमाचल ज्योग्राफी से जोड़ लो चाहे इंडियन ज्योग्राफी से जोड़ लो, तो ये चीजें सारी की सारी बेटा आपकी इंटरेस्ट तो क्रिएट करती हैं कि यार ये कैसे हो रहा है अर्थक्वेक। हाल ही में आपने सुना होगा वॉल्केनो फट गया है, वॉल्केनो फट गया, बोले यार दिल्ली की दिल्ली को इतना ज्यादा खतरा होता है, दिल्ली में क्यों आ जाता है ये? वॉल्केनो फटा इथियोपिया में, अफ्रीका का देश है एक। जब वॉल्केनो फटा तो आपकी ऐश ऊपर जाएगी, धुआं, वो धुआं आ गया दिल्ली। मतलब पता नहीं क्या ही दुश्मनी है दिल्ली वालों से, कि हम कुछ करते ही नहीं है, सब यहीं आ जाता है। कॉन्सेप्ट है वो भी कि क्यों आया। ऐसे नहीं आया बेटा, दिल्ली दिल्ली में आया नहीं वो, सोच के देखो तुम, वो तो बोल देते बस। 12 किलोमीटर ऊपर था, तो 12 किलोमीटर ऊपर थोड़ी ना दिखेगा वो तो जो एरोप्लेन चल रहे होंगे उनको मुसीबत होगी ना, दिल्ली वालों के लिए मुसीबत नहीं थी। मुसीबत पता है किसके लिए थी? हमारे लिए।
क्योंकि वो हिमालय पर सट जाएगा, बैठ जाएगी वो धूल। धूल बैठेगी तो सूर्य की किरणें आके उस धूल पर बैठ के ऑब्जॉर्व हो जाएंगी, मेल्टिंग ज्यादा हो जाएगी। आपने जब देखा है, जब हम सफेद चट्टान पर या फिर बर्फ में जाते हैं तो आंखें खुलती ही नहीं है, होता है ना? क्यों? एल्बीडो बोलते हैं बेटा उसको, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एल्बीडो मतलब रिफ्लेक्शन तेज हो जाती है, आया और गया, मतलब वो ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ। वो लाइट जो है ना ऑब्जॉर्ब नहीं हुई। लाइट किस में ऑब्जॉर्ब होती है, कौन से कलर में सबसे ज्यादा होती है? ब्लैक। सुना ही है ना कि काला पहन के बाहर जाओ, हीरो तो मैं लग रहा हूं, है ना, जैकेट पहना है, हीरो तो मैं लग रहा हूं, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है मेरे को। क्यों? ऑब्जर्व होती है ना बेटा लाइट सारी। तो आप खुद मेरे को बताओ, हिमालय की चोटियां जो हैं वो हैं सफेद चोटियां सारी, उस पर अगर वो धूल काले काले कण टिक गए तो लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो बर्फ क्या करेगी? पिघल जाएगी। क्लाइमेट चेंज, ये होती है पढ़ाई। सिर्फ ये नहीं कि भैया वहां से चला और इधर दिल्ली में आ गया फेंक दिया। क्वेश्चन पूछेंगे तो इसीलिए पूछ रहे हैं वो। क्यों पूछ रहे हैं आपके पेपर में, ये हेली गुबली कहाँ है भाई, ये वोल्केनो? एंड वी आर लाइक, मेरे को क्या पता कहाँ है हेली गुबली, मैंने क्या करना उसे? फिर याद आया वो इथियोपिया में फटा था वो, अच्छा वो ये वो यार उस टाइम पढ़ लेता ना। तो हेली गुबली क्यों पूछेंगे आपको? क्योंकि बेटा हिमालय पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है कुछ टाइम बाद। अभी कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा था इसका। तो पूछ लेंगे इथियोपिया में है डायरेक्टली, जिला जिला मत देख लेना, पिन कोड पुन कोड देख लेगी कहाँ है भाई वो, है ना, इतना नहीं। बस ये ध्यान रखना, ऐसी ऐसी चीजें जो है सारी ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती हैं। फिर आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है, अ, उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें मैं बता दिया, नदी नाले पासेस दर्रे वगैरह सारे के सारे जितने भी हैं, है ना, घाटियां। जैसे अभी आपकी पहलगाम घाटी में अभी आक्रमण हुआ था ना, टेररिस्ट ने, जो 26 हमारे जो सिविलियन मारे गए। तो पहलगाम घाटी के पास और भी घाटियां बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, एक मैं आपको काम दे रहा हूँ करना जरा आज। एक ना सनी देओल की मूवी की शूटिंग हुई थी वहां पर, और उस मूवी के नाम पर ही घाटी का नाम रख दिया। सोच के देखना, पहलगाम घाटी के आसपास है, घर पे जाके देखना, क्वेश्चन समझ आएगा ना क्या बोला मैंने, है ना? ऐसा मतलब नहीं कि ये absurd क्वेश्चन है, भाई घाटी का नाम है और हाल ही में कुछ घटना हुई थी, इसीलिए ऐसे करके चीजें जरूरी होती है। फिजिकल ये, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको वैसे पूछेंगे नहीं वो, पर वर्ल्ड ज्योग्राफी बड़ी बहुत ज्यादा वास्ट है, एटलस से पढ़ना पड़ता है सारा इसको, है ना? हाल ही में आपने सुना होगा कि आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, बॉन्दी बीच पर सिविलियंस मार दिए गए, डायरेक्टली गन निकाली और आपके 15 20 25 लोग मार दिए गए। ठीक है, हाल ही में आपका अभी गोवा में ऐसा कांड हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब वो जल गए कुछ लोग, है ना? तो ये मतलब क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो गया कहाँ वो भाई साहब, लूथरा ब्रदर्स सुने आपने, थाईलैंड। तो थाईलैंड की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। ऐसे करके न्यूज से ज्योग्राफी पढ़ के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ऑस्ट्रेलिया क्यों आ जाएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर की, ऐसे ही डालते जी ऑस्ट्रेलिया को, नहीं, वहां कुछ हुआ होगा तभी वो पेपर में प्रश्न बना है। ठीक है, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना। नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, मिट्टी हमारे यहाँ पर कौन सी सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, एलुवियल सॉइल जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में 43% भारत में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है ना? हाल ही में अरावली बड़ा न्यूज में है, सुना आप लोगों ने? अरावली जो है वो आपकी कहां से चलता है, पता है आपको अरावली कहां से चलता है? अरावली चलता है गुजरात से दिल्ली पर खत्म होता है, एंड वी आर लाइक राजस्थान में ही है भाई, और कहाँ होता है अरावली? समझ गए? ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें थोड़ा पता नहीं है उसको ब्रश अप करना है बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से समझना, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो उसको 10 बार पूछो, है ना? पर सच में मत पूछना 10 बार, समझ गए ना? ऐसे बोल दिया तो हाँ भाई फिर से बता, फिर से बता, फिर से बता, है ना? ऐसा मत करना भाई, ठीक है? चलो, हाँ अखिल जी ठीक बोल रहे हैं आप, यही वाली है। चलिए, तो मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे टॉपिक, इसको नोट कर देना। ज्योग्राफी के कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, इनके पर्टिकुलरली नोट्स मत बनाना, अगर नहीं भी बनाना तो चलेगा क्योंकि डेमो क्लास है। इसको कल से कंटिन्यू तो होगा नहीं है, ये आगे फिर से पढ़ाया जाएगा। बस मैं बता रहा हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, 3 टर्म्स में लिख रहा हूँ, देखो किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो तो बता देना, है ना? हालांकि ये वर्ड सबने सुने हुए हैं, मैं हिंदी में भी लिख लूंगा यहाँ पर। ऐसा है कि नहीं है, ये सुने सबने? सोलर सिस्टम, सौर मंडल, गैलेक्सी, मंदाकिनी और ब्रह्मांड, यूनिवर्स, है ना? अब मुझे बताओ जरा कौन किसके अंदर है, सबसे बड़ा क्या है इसमें? अच्छा ठीक है, उसके बाद गैलेक्सी, उसके बाद सोलर सिस्टम, ठीक है जी। कहने का मतलब बेटा ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में
बहुत सारी, सैकड़ों, करोड़ों, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम अभी आया नहीं में, सैकड़ों करोड़ों क्या है, उन गैलेक्सी के अंदर सैकड़ों करोड़ों स्टार्स हैं, ठीक है। और हर स्टार के अराउंड कहीं ना कहीं हो सकता है एक क्या बना हो, सोलर सिस्टम बना हो। तो कहने का मतलब है ब्रह्मांड को हम आंक भी नहीं सकते, आंकलन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है ये ब्रह्मांड आया कहां से, किसी ने तो पता किया होगा कुछ, सबसे पहले स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती सारी। तो ब्रह्मांड जो है इसकी कल्पना की जा रही है कि ये आया कहां से। तो हुआ क्या था, एक थ्योरी दी जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बैंग का मतलब होता है धमाका, बिग मतलब बड़ा, हद से ज्यादा बड़ा धमाका हुआ, अंदेशा है सच में हुआ हमें नहीं पता, कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। मतलब भाई इसकी गणना करनी आती है, ये कितना हो गया, कितना हो गया ये? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। अब कितने बच गए, 10⁻⁹ का मतलब है लगा दो ना आगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए यहां पर, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1300 करोड़। 1300 करोड़ वर्ष पहले एक धमाका हुआ ऐसा बोला जाता है ना, हुआ है कि नहीं हुआ उस पर अभी भी चर्चा चली हुई है। किसने बोला, कोई तो होगा, जॉर्जिस लेमात्रे। तो जॉर्जिस लेमात्रे ने ये बोला था कि भाई ऐसा हुआ है, हालांकि और भी थे यहां पर कुछ जुड़े हुए, बस हमने इतना ध्यान रखना है कि लगभग 1927 में ये भाई साहब थे जिन्होंने ऐसी बात कही। ये शब्द उनके नहीं थे, याद रखना, कि बिग बैंग थ्योरी मैं दे रहा हूं, नहीं। इन्होंने कहा कि भाई कुछ था जो फटा, और फटने के बाद उससे एनर्जी रिलीज हुई, मैटर, सुना है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो जगह घेरे उसको बोलते मैटर। इसी उस छोटे से, मतलब कंचा रख लो, है छोटा सा कंचा है हमारा, वो कंचा फट गया, और फटने के बाद उससे आपका कुछ और बहुत सारे मैटर निकला, उससे ही धीरे धीरे करके प्लेनेट स्टार सब बने, ये कहा जाता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि क्या बकवास की इसने, ठीक है, लेकिन अभी तक माना यही जाता है। तो ये नाम बिग बैंग तो 1950-60 के दशक में किसी और ने दिया। इस भाई साहब ने क्या बोला समझ में आया, कि कुछ था फट गया, उससे निकली चीजें, और वो धीरे धीरे करके प्लेनेट वगैरह यूनिवर्स बन गया। इसका नामकरण बिग बैंग बड़ा लेट हुआ है, 1950-60 के दशक में, ठीक है। और ये इनको ही बोला जाता है कि इन्होंने ही दिया हुआ है आपका क्या, बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट, जॉर्जियस लेमात्रे ने, ठीक है। फिर आप इनको भी पढ़ते होंगे, कभी सुना होगा एडविन हबल, है ना, एडविन हबल। इस हबल भाई ने क्या बोला कि भाई यूनिवर्स जो है ना वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड जितना है ना, जितना था उतना नहीं, और बढ़ रहा है, हर पल ब्रह्मांड बढ़ रहा है। मान लो ये ब्रह्मांड इतना था, कल के लिए ये इतना हो गया, परसों के लिए ये इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, इसकी सीमा नहीं है कुछ भी। तो कहने का मतलब है ब्रह्मांड अगर बढ़ रहा है तो हर चीज चल रही होगी, हर चीज चल रही है, इवन हमारा सूर्य भी चल रहा है। हम तो चल ही रहे हो तो पता ही है ना, हम तो गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन बेटा सच में देखा जाए ना, हम पता है कैसे गोल गोल घूम रहे हैं, अगर सच में बताऊं मैं, ठीक है, ऐसा चक्कर ना आ जाए मेरे को, हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, हम ऐसे आगे को जाते हुए गोल गोल घूम रहे हैं हम। बचपन में मॉडल बनाए ना सोलर सिस्टम के, झूठ है सबसे बड़ा वो, ठीक है, कि क्या करो, एक मॉडल बनाओ जी डब्बा, उसमें बीच में सूरज डालो, ऐसे ऐसे करके उसकी ऑर्बिट बनाओ, यहाँ एक डालो, फिर ऐसे करके ऐसे, ऑर्बिट ऐसी होती ही नहीं है, कक्ष ऐसे होते ही नहीं है, कक्ष होते हैं ऐसे जैसे मैंने दिखाया अंडा ऐसा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है मेरा, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज है, वो फैल रहा है, ये किसने कहा, हबल ने। हबल ने कहा कि वो फैल रहा है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें नहीं जाते हम, बस इतना समझ लो, ठीक है। यूनिवर्स आया कहां से, ये कौन दे रहे हैं, लमात्रे,
लमात्रे, लमात्रे, ठीक है, उसने दिया। अब ठीक है जी, यूनिवर्स आ गया। यूनिवर्स के बाद हमारे पास क्या आ रही है? उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है? गैलेक्सी आ रही है। यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी आ रही है। गैलेक्सी को हम क्या बोल रहे हैं? मंदाकिनी, है ना? तो मतलब यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं? यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसको बोलते हैं मंदाकिनी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे, उसको बोलते हैं आकाशगंगा, ठीक है, उसको बोलते हैं आकाशगंगा। तो आकाशगंगा जो है वो, पठानिया जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैन, आकाशगंगा जो है वो हमारी मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी है वो, ठीक है। बाकी बहुत सारी गैलेक्सी है। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है पहले, कि हमारी मंदाकिनी, हमारी का नाम क्या है? आकाशगंगा। इसकी शेप क्या है? स्पाइरल। मतलब भाई, स्पाइरल का मतलब ऐसा है, ऐसे। बोले ये क्या बना दिया? ऐसी है सच में। हमारी जो गैलेक्सी है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, वो ऐसी है, ठीक है, ऐसी है वो गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में इधर कहीं है सूरज, ऐसा मान लो, इधर ऐसा मत लो, सूरज बीच में, गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, उसमें सूरज कहीं यहाँ है, तो हम तो पता नहीं कहाँ है, हम तो कहीं, बस है नहीं, टच भी नहीं किया मैंने ये। तो सोच लो हम कहाँ होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये गैलेक्सी बेटा मूव कर रही है, ये आगे को मूव कर रही है, सूरज भी इसके साथ मूव करेगा, प्लैनेट मूव करेंगे, सब कुछ मूव करेगा। तो सेंटर में क्या है भाई? कुछ तो होगा। यहाँ होता है बेटा ब्लैक होल, नाम सुना है? ब्लैक होल होता है हमेशा सेंटर में गैलेक्सी के, ठीक है, जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसे बनता है उसमें मैं नहीं जाता। अगर कोई सितारा टूट जाए, ठीक है, तो टूट जाए तो वो ब्लैक होल बनता है, हर कोई नहीं, लेकिन कुछ सितारे, जब उनकी जीवन रेखा खत्म हो जाती है ना स्टार्स की, तो वो ब्लैक होल का निर्माण कर सकते हैं किसी किसी केस में, ठीक है। तो हमें ये पता लगा स्पाइरल शेप की हमारी गैलेक्सी है, हम कहीं पड़े हुए हैं साइड में, एक सूरज है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? नियरेस्ट गैलेक्सी वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे के पास में कौन सी गैलेक्सी है? मतलब ये देखो, ये है ना जैसे यूनिवर्स, ये मिल्की वे होगी, मान लो मिल्की वे ये है एंड्रोमेडा, ठीक है। तो ये सबसे पास में है। तो सबसे पास में प्रश्न बनता है वो कौन सी है? वो है आपकी एंड्रोमेडा। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, नाम रखा है हमने, ही नाम रखा हुआ है उसका कि एंड्रोमेडा सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है। अब गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सितारे हैं, और हमारा आ जाता है लास्ट में क्या? सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम है, अब इसमें क्या क्या है भाई? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, प्लैनेट्स 8 हैं, और उपग्रह, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना? उपग्रह मतलब मून कितने हैं, इसमें सैटेलाइट वगैरह सब कुछ आता है। इसी में आपने सुना होगा एस्ट्रॉइड, इसमें सुना होगा मीटियोर, मेट्रॉइड, ये सारे आते हैं, ये सारे इसमें आते हैं जितने भी हैं, ठीक है। 8 ग्रह हैं, और एक ग्रह है भाई साहब, उसका नाम क्या है? प्लूटो, जिसको बाहर निकाल दिया, प्लूटो को बाहर निकाल दिया था ना 2006 में। क्या हुआ देखो, होता क्या है कि कोई ना कोई तो होगा ना जो परिभाषित करेगा कि यार ग्रह कैसे बनाए, इसको मून बोला क्यों बोला, है ना, इसको एस्ट्रॉइड बोला क्यों बोला। एक यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये बहुत पहले बन गया था, 1918 1900 बन गया था ये जो है ये परिभाषित करता है, ये डेफिनेशन देता है कि भाई ये है ग्रह, है ना। तो हुआ क्या, 9 थे पहले। अब प्लूटो को इन्होंने बोला कि भाई हमारी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप फिट नहीं बैठ रहे, ठीक है। तो फिट क्यों नहीं बैठ रहे भाई? फिट इसलिए नहीं बैठ रहे, ठीक है, बोला मैं गोल हूं, बढ़िया है भाई, गोल हो आप। और बोला देखो मैं भी इतना बड़ा हूं, ठीक है, बाकियों के बराबर हूं, हाँ ठीक है, बढ़िया है। बोला आप जब चलते हैं ना, तो कोई आपका रास्ता रोकता है? हाँ, 2 3 बंदे रोकते हैं, तभी आप ग्रह नहीं है। ग्रह की ना धौंस होनी चाहिए कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं, कोई आकर उस पर टिक ना जाए। कहने का मतलब है कि अगर ये ऑर्बिट है, अर्थ है ना जो, वो ऐसे घूम रहा है मान लो, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो इधर बीच में कोई नहीं है। प्लूटो बेचारा जब घूमता है, कोई और आ जाता है इधर, हाँ भाई कहाँ यार है साइड में, सॉरी भाई सॉरी, समझ गए बात को? तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि तेरे को क्या, तू तो है ही नहीं है, मतलब प्लेनेट डॉन है, ये छोटा डॉन है प्लूटो, इसको बोला तू निकल।
इसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया, काफी ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए 2006 में किसने निकाला? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। वो कल चाहे तो आपका अरुण और वरुण, यूरेनस नेपच्यून को भी निकाल सकते हैं, बट उनके पास ठीक ठाक अभी आपका मास वगैरह है, तो वो नहीं निकलते अभी। ठीक है, अभी के लिए 8 प्लैनेट हमारे पास है। ठीक है जी, 8 प्लैनेट है। तो सबसे पहले चर्चा पता है क्या शुरू हुई? ब्रह्मांड जब आपके पुराने जमाने से चला हुआ है ना काम ये, तो हुआ क्या? सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा इसका, सुना कभी? टॉलमी। कॉलेज में पढ़ा होगा अभी, टॉलमी। ग्रीस का था ये। ठीक है, इसने बोला कि भाई देखो ऐसा है, जो ब्रह्मांड है ना, उसके सेंटर में पता कौन है? पृथ्वी। सबने मान लिया कि हाँ भाई पृथ्वी तो सेंटर में है ही है, हाँ हाँ है। ठीक है, फिर इसने बहुत पहले बोल दिया, बहुत पहले। उसके बाद आता है आपका कौन? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस बोलता है भाई ये बोल तो थोड़ा गलत रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं है, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम, उसका सेंटर है पृथ्वी, सौर मंडल का सेंटर है पृथ्वी। फिर आता है केपलर। केपलर बोलता है भाई तू बोल तो सही रहा है, लेकिन ये किसका इसका सेंटर कौन है? सन। बात समझ आई? सबसे पहले सेंटर जो पृथ्वी है किसने कहा? ब्रह्मांड का सेंटर, टॉलमी ने। फिर आया कॉपरनिकस। ये कॉपरनिकस बोलता है कि भाई देखो ब्रह्मांड का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन सौर मंडल का सेंटर पृथ्वी जरूर है। फिर इसी का चेला आगे जाके केपलर बोलता है कि सर आप गलत बोल रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन लगाई है, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो आपको ये याद रखना है बस। किसने बोला था ये सबसे पहले? केपलर ने। केपलर के नियम भी हैं। ठीक है, जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना न्यूटन के, वैसे ऑर्बिट के, कक्ष के नियम किसके हैं? केपलर के। कभी भी आपको आ जाए केपलर के नियम किससे संबंधित है? सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से। ठीक है, तो केपलर था वो बंदा जिसने पहले बोला कि भाई सोलर सिस्टम जो सौर मंडल हमारा है उसका सेंटर कौन है? सन है, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी साइड में है। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। अब चीजें आगे क्या हैं? अब हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि भाई सुबह कौन सा आपका प्लेनेट दिखता है, शाम को कौन सा दिखता है, वीनस दिख रहा है हमारे को, सबको ये पता है। कुछ चीजें मैं फैक्ट यहां पे बताऊंगा आपको, और ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो सूरज है ना, सूरज जो है उसकी लेयर्स हैं कुछ। सबसे अंदर आती है कोर। ठीक है, उसके बाहर आता है आपका क्या? फोटोस्फियर। फिर आता है क्रोमोस्फियर। अब इसको एक्सपेक्ट मत करना मैं हिंदी में लिखाऊंगा कभी, है ना, सॉरी इसकी हिंदी बताओ, मेरे को नहीं आती। क्रोमो आगे स्फीयर लिख देना कुछ भी। ठीक है, क्रोमोस्फियर। और लास्ट में जो है उसका नाम है कोरोना। इस कोरोना का 2020 के कोरोना से कोई संबंध नहीं है, है कि अपना कोरोना था, सूर्य का कोरोना नहीं भाई। लैटिन भाषा में क्राउन, ताज को कोरोना कहते हैं, तो इसीलिए इसको ताज। देखो जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण में क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अंधेरा होता है, लेकिन जो सूर्य है ना उसकी एक परत दिखती है, एक परत दिखती है, लाइट साइड साइड से दिखती है आती हुई। तो वो क्या दिखता है? एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया। सूर्य ग्रहण लगा है, कौन सी लेयर दिखेगी? कोरोना। उसके अंदर होती है क्रोमोस्फियर, जैसे हमारा नहीं होता है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, मीजोस्फियर, ऐसे ऐसे करके, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, सुना होगा तुमने ऊपर जाते वक्त, है ना। तो यहां पर भी ऐसी सबसे अंदर कोर, जैसे हमारा नीचे को ना कोर, क्रोड जिसको बोलते हैं वो। फिर फोटोस्फियर, ये है उनकी धरती, जैसे हमारी धरती इधर है ना वैसे फोटोस्फियर। इसके बाहर आता है क्रोमोस्फियर, फिर आता है कोरोना लास्ट में। और जब ये सोलर इक्लिप्स वगैरह लगा होता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो कौन सी लेयर ऑफ द सन इज विजिबल? कोरोना। क्यों, वो भी आगे समझाऊंगा क्यों होता है, कोरोना ही क्यों दिखता है। बाकी ढक जाता है क्योंकि यहाँ चांद होता है ना, तो चांद इतने को ही घेर पाता है, ये बाहर वाली लेयर दिख जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई रिएक्शन चलता है भाई, सूरज के अंदर, सूरज के अंदर एक रिएक्शन चल रहा है ना भाई, आग का गोला है। तो आग का गोला ऐसा नहीं है कोई आपका माचिस की तिल्ली लेके बैठा हुआ है कि ले भाई केरोसिन डाला और ले लगा आग। भाई इसमें चल रहा है कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो किसके अंदर चल रहा है? सूर्य के अंदर चल रहा है। फिजन नहीं, ध्यान रखना, एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। आसान भाषा में जब कोई दो चीजें प्लस करके बड़ी चीज बने, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। बोलते हैं ना फ्यूज हो गए जी, वो वाला फ्यूज नहीं, बल्ब फ्यूज हो गया, वो नहीं। फ्यूज मतलब जुड़ना,
तो दो चीजें जुड़ के बड़ी चीजें बनी, ऐसा समझ लीजिए। अभी रिएक्शन में नहीं जा रहा। फिजन का मतलब एक से दो चीजें निकली। आपने कभी ये सुना है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, उससे भी बिजली उत्पादित होती है। तो हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, लगे हुए बड़े बड़े रिएक्टर्स, उसमें कौन सा रिएक्शन चलता है, ध्यान रखना। इससे हम बिजली उत्पादित करते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये सूरज में चल रहा है अंदर। ठीक है जी, ये समझ गए। ध्यान रखना, समझना कम, रट्टा ज्यादा मारना है। ये एग्जाम की नीड है, ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना। क्यों, हम तो समझा देंगे, बात वही है ना बेटा, सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना, और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। घर पे जाके जितना करना करो, बाद में टीचर को आपको पकड़ के रखो कि हाँ भी मेरे को समझाया इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम बोलोगे सर ये बताना था ना, इसमें रिएक्शन अंदर क्या है, हाइड्रोजन क्या है, आयन क्या होती है, हाइड्रोजन आयन क्या होती है। ठीक है, अपना दिमाग रहा, हमारा तो क्या किया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब देखो, जो ये आपका ये इससे क्या चलती है, ये सिर्फ समझना। ठीक है, कुछ हवाएं चलती हैं। मतलब बेटा देखो, हर सेकंड ना सूरज के अंदर बम फट रहे हैं, सोच लो। न्यूक्लियर बम फट रहे हैं, फट रहे हैं सच में। तो न्यूक्लियर बम फट रहे हैं तो कुछ ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो सूरज से बाहर जाएगी। कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, वो बाहर फेंके जाएंगे। तो वो इतनी तेज रफ्तार से बाहर आते कि वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी सूरज के आसपास आगे जाके ये हम हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ आ गया, रास्ते में हैं हम। इसकी जो हवाएं हैं, सौर हवाएं जो हैं, वो चल रही हैं। उसके साथ कुछ पार्टिकल आ रहे हैं इसके, धमाका हुआ है तो कुछ पार्टिकल तो आएंगे ना भाई। वो पार्टिकल जब हमारे यहां पहुंचते हैं, ठीक है, आपने, पहले मैं बता दूं तुम्हारे को, आपने सुना है कि ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कुछ टाइम में रात को कुछ अजीब सी हरी लाइट दिखती है, सुना है? नहीं सुना? उसको बोलते हैं बेटा ऑरोरा। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑरोरा बोरियलिस। नॉर्थ पोल में क्या दिखता है, बोरियलिस। जैसे हमारा क्या है, देखो अभी साफ है ना मौसम, साफ मौसम में तो क्या होगा, नीला आसमान होगा, वहां पे हरा हो जाएगा आसमान। नीले आसमान के नीचे हरे हवा ऐसे लगी, कुछ लेयर जैसी हरी हरी, वहां रंग ही चेंज हो जाएगा। हरा, नीला, पीला, ऐसे रंग हो जाएंगे वहां पर। हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, नीला रंग होता है। तो ऐसा सिर्फ यहीं क्यों होता है, ये एनपी क्या है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, एंटार्क्टिका। आर्कटिक में जो ये फिनोमिनन है, होता जगह सेम सेम है सब जगह, हरा ऊपर भी होगा, हरा ना हमारे नहीं होगा इधर, ऐसे कि हमारे ऊपर दिख रहा नहीं, ये सिर्फ पोल्स में होता है। और उनको क्या बोलते हैं, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ग्रीन कलर का एटमॉस्फेयर में जब रंग छा जाता है नॉर्थ पोल में, तो उसे क्या क्या कहा जाता है, बोरियोलिस। ऑरोरा उसको बोलते हैं, नाम है बोरियोलिस, नॉर्थ पोल में। अगर ये ग्रीन कलर की लाइट आपको साउथ पोल में दिखे, एंटार्क्टिका में, तो नाम क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये आ क्यों रही है, मैंने बोला ये हवाएं चली, हवाएं चल के बेटा जब पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास ये हवाएं पहुंचती है ना, तो ये जो पार्टिकल्स है ये यहां जाते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल जैसे ऐसे आए करके, ये पृथ्वी है, ये पार्टिकल आया, ये ऐसे नहीं आया डायरेक्ट हमारे पास अंदर अमेरिका में घुस गया, कैलिफोर्निया में, आपका शिमला में, नहीं, ऐसे आया और ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे गया। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इतना समझ लीजिए, ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा मैं। हमारे पृथ्वी की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से। तो मेरा कहने का मतलब है ये यहां गई पार्टिकल्स, यहां गए। आप मुझे बताओ कि अभी आप पटवारी का बैच हो, ठीक है, मोमेंटम बना हुआ है, सब कुछ वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, चार बच्चे आईएएस के घुस गए अंदर, घुस गए, तो अलग नहीं हो जाएगा माहौल, या तो आप एक्साइटेड हो जाओगे या आप मेरे को मारने लग जाओगे। ठीक है, तो अपने से बड़े को देख के कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब कुछ है ना, इधर इधर भी है पृथ्वी में। ये आउटसाइडर है भाई साहब से, जो बाहर से है वो आउटसाइडर है ना, इसको देख के बड़े खुश हो गए, मेहमान आ गया, उछलने लग गए। जब उछले तो उनकी स्टेट बदल गई, जब बदली तो उन्होंने वातावरण में परिवर्तन ले आया। आज होता किसकी वजह से, तो मेरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारे से, सिंपल, ये ऑरोरा जो फिनोमिनन है कहां होता है, ठीक है, दूसरा प्रश्न, ऑरोरा आता किसकी वजह से है, सूर्य से निकली हुई जो आपकी पार्टिकल्स है, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में, यहां के एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो गए, तो एक हरी लाइट निकल गई भाई। ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो चल रहे हैं, फिनोमिनन्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहां पर आपका क्या है, नॉर्थ पोल में क्या होता है,
सिंपल सी भाषा है, ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ में है ना, तो वहां पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहां होगा, नीचे, साउथ में। नीचे क्या है, एंटार्क्टिका भी नीचे ही है ना, ऊपर क्या होगा, बोरियोलिस। ठीक है, अगर याद नहीं भी रखना छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया से याद रखो बस कि ऑस्ट्रेलिया साइड होता है ये। तो ऑस्ट्रेलिया साइड आर्कटिक है कि एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिका है ना, नीचे को एंटार्क्टिका है, ऊपर को आर्कटिक है। समझ में आ रहा है ना, ये देखो, यहां पर आर्कटिक महासागर है और इधर एंटार्क्टिक महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया यही है ना, ये भूमध्य रेखा है बीच से। ठीक है, तो यहां होता है कौन सा फिनोमिनन, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, यहां होता है ऑरोरा बोरियलिस। बस एक टिक लगाना है, और क्या करना है हमने, समझ गए बात को। तो ऐसे करके चीजें जो है आपकी आगे चलती रहती हैं, जितनी भी हैं ये सारी आगे चलती रहेंगी चीजें, है ना। अब कुछ फैक्ट्स हैं, आपको मैं थोड़ा बहुत लिखा भी दूंगा आज, कुछ फैक्ट्स हैं वो हम लिख देंगे। जैसे कि सौर मंडल में, सौर मंडल में सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके, सैटेलाइट का मतलब समझते हो, उपग्रह, मून बेसिकली, मून। तो मुझे 8 प्लेनेट के नाम तो पता है ना, ये है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं इसमें से मुझे बताओ कि कौन से प्लैनेट है जिस पर, जिनके चांद नहीं है, जिनके पास चांद है ही नहीं है कोई ऐसा, ऑनलाइन बता सकते हो, जिसके पास मून है ही नहीं है। नहीं, इन दोनों के पास है नहीं बेटा। ठीक है, अपने पास एक है, भाई के पास दो है, और इधर की तो छोड़ ही दो, संख्या ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सैटर्न है ना, उसके पास नासा बोल रहा है अभी के लिए 246 है, अभी के लिए, क्योंकि अभी भी हो सकते हैं ज्यादा, हमने जो आइडेंटिफाई किया है ना वो 246 है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जुपिटर के पास भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जुपिटर वाले उनको दिखे ही नहीं अभी, जब दिखेंगे तो अब बता देंगे। पर ये फिक्स है जी, अपने पास एक ही है चांद, सबके पास एक ही चांद है, वेरी गुड। और ये जो है उसके पास कितना है, दो, फोबोस और डीमोस, दो है, मैं लिखाऊंगा अभी। जुपिटर के पास सबसे बड़ा गैनीमेड है, फिर आगे चलता है ये यूरेनस नेपच्यून ये। ठीक है, ये पता तो है ना ये सारा। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें से मेरे को बताओ ग्रह, ये ग्रह तो पता ना तुम्हारे को, मार्स वीनस अर्थ, मार सॉरी मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, है ना। ये बुध मंगल वीर भी पता ही होंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कितने ऐसे प्लेनेट हैं इनमें से, ऑप्शन यहां देखो दिए हुए 7 8, जिनके पास रिंग्स हैं, घूमने वाली रिंग्स, दो, कौन कौन से, जुपिटर मतलब बृहस्पति, और सैटर्न मतलब शनि, और जी कितनों के रिंग्स तो समझ गए ना, उसके प्लेनेट के बाहर ऐसा आपका वो सुदर्शन चक्र जैसा है, ऑनलाइन, नहीं, अरे कुछ भी फेंक दो, क्या जा रहा है, 8 ऑप्शन है, बोल दो 7 8 9, खेल तो लो। एक, शर्मा जी एक कौन सा, 4, कृतिका जी बोल रही 4, और कोई है आप लोगों में से, नहीं, 4। जनरली हमें जो दिखती है ना वो सैटर्न और जुपिटर की दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी है, लेकिन इन दोनों के पास भी होती है। याद रखना इन सब के पास रिंग्स हैं, अपने पास नहीं है रिंग्स, ये बड़े बड़े हैं सारे प्लैनेट्स। देर आर 4 planets इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैव रिंग्स अटैच टू देम। रिंग्स किसके पास है, 1 2 3 4। बेसिक क्वेश्चन जो हम गलत कर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो देखा था जुपिटर और सैटर्न की है, कहां देखा भाई तूने, समझ गए। तो ये ऑब्जर्वेशन है वो निकली हुई है कि 4 हैं ये, इनको बोलते हैं बाहर वाले को आपके जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट बोलते हैं इनको, जोवियन प्लैनेट, और इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ये सारा हम बाद में लिखेंगे, छोड़ दो इसको भी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, ये जोवियन प्लैनेट्स हो गए, ये बड़े बड़े हैं बेटा, गैसेस ज्यादा हैं इसमें, इन प्लैनेट्स में ना गैसेस ज्यादा हैं। अपने पास चट्टाने चट्टाने ठीक ठाक हैं, है ना, हम भी तो चट्टान पे बैठे हैं अभी, है ना, इनके पास उतना है नहीं है। ठीक है, अपने पास थोड़ा ज्यादा है। तो याद रखना 4 प्लैनेट्स ऐसे जिनके पास क्या है, रिंग्स हैं। ठीक है, तो आपको 2 3 चीजें मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि भाई रिंग्स हैं, और अपने पास रिंग्स क्यों नहीं है, क्योंकि हम हैं सूरज के नजदीक, सूरज की चलती है हवाएं, उसने वो एटमॉस्फेयर उड़ा दिया,
आपने सुना होगा कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, सुना कभी? मरकरी बोले तो बुध, बुध के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्यों? भाई इतना क्लोज है सन के कि उसका एटमॉस्फेयर ही उड़ा दिया। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स ने ऐसे करके। तो हम थोड़े बचे हुए हैं, है ना। और रिंग्स जो जिनके पास है, वहां तक उतनी ज्यादा वो आपकी तीव्र रफ्तार से नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ये तुम्हारे को पता लग गया क्या चीजें हैं, है ना। तो कुछ चीजें मैं लिखवा लेता हूं, वो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए इसमें, यही चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है। देखो बेसिक चीज तो नहीं लिखवा रहा हूं ना, वो तुम्हारे को पता है। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर स्टार है, वो तो पता लग गया ना अब, है ना। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिख लो। पटोलमी मेंशन दैट, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में लिखाता हूं। पटोलमी मेंशनड दैट Ptolemy mentioned that Earth was center of universe. टॉलमी ने ये दावा किया था, टॉलमी ने ये दावा किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। टॉलमी ने ये दावा किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, टॉलमी ने। ठीक है, दूसरा आ गया कॉपरनिकस। इसमें भी सेम लिखना है, बस यहां लिख देना है सन वॉज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। मैंने पहले पृथ्वी तो नहीं बोल दिया गलती से, सो सन कर देना। कॉपरनिकस ने दावा किया था, सेम, कॉपरनिकस ने दावा किया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य, कॉपरनिकस मेंशन्ड दैट सन वॉज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन वॉज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो समझ में आ गया? ये भाई साहब बोल रहा है पृथ्वी, ये बोल रहा नहीं नहीं, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। अब कौन आया? केपलर। थर्ड स्टेटमेंट लिखो, सेम स्टेटमेंट, बस चेंज करना है नाम हमने। केपलर, केपलर मेंशन्ड दैट सन वॉज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। केपलर ने यह दावा किया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। केपलर ने यह दावा किया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। मेंशन दैट सन इज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, चलो ये तीन समझ में आ गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जीके का बन जाता है। और ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि भाई हमने पटवारी के पेपर में नहीं आया, क्या पढ़ा दिया उसने, है ना। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट ने कंडक्ट कराया था पेपर। उसका पेपर तुम देखना, वो सिलेबस से बाहर है सारा। उसमें आई है जीके, जीके मतलब ऐसी जीके, कुछ भी पूछ दिया है बीच में से, कुछ भी। मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा था उसका हुआ ही नहीं बेचारे का। क्यों? वो सिलेबस सिलेबस लगा रहा ना। तो ऐसे करके ये जीके का पार्ट है बेटा सारे का सारा, कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है भाई, किसने बोला था ये नहीं है। तो ऐसी चीजें हमारे को ऐसे ही पढ़नी पड़ती है, कई बार और एग्जाम में काम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आगे, अगला पॉइंट, चौथा जो भी पॉइंट होगा उसमें लिख लीजिए, आर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का या मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है, जो सर्पाकार है। हमारी गैलेक्सी का नाम, देखो हर एक चीज में बहुत टिपिकल हिंदी मत डाल देना, मंदाकिनी है, ऐसे लिख लो चुपचाप कि भाई गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है या आकाश गंगा है। उसका आकार जरूर लिखना, शेप ऑफ मिल्की वे इज स्पाइरल, शेप ऑफ मिल्की वे इज स्पाइरल, या फिर हमारी आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है? सर्पाकार है। ठीक है, सिरे परिकार या सर्पाकार है। ठीक है, स्पाइरल इन शेप। अब इसी में आगे क्या लिखना है? नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी वो है एंड्रोमेडा।
एंड्रो एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहां से जहां हम बैठे हैं ना, सबसे नजदीक कौन सा स्टार है? हम बैठे ना, बैठे। सन है। मैं तो पूछ रहा हूं, क्या हर्ज हो गया गलती बोलोगे तो? शिमला से सबसे नजदीक सितारा कौन सा है? हाँ जी, ऑनलाइन जी। मोहित जी बोल रहे सन। क्लोजेस्ट स्टार टू शिमला, सन। गुड, सन है। वही है ना, और क्या है। लेकिन अगर पूछेंगे बेटा हमारे जो सूर्य है ना हमारा, उससे नजदीक सूर्य कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तुमने बच्चों ने पढ़ा होगा कभी, है ना। बोलते रहे आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी भाई है। वो है हमारे सूर्य से सबसे नजदीक। हमारे से नजदीक तो सूर्य ही है, और क्या है। तो कई बार हम साइंटिस्ट बनते हैं और आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि सबने सुना होता है ना प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो उसमें लिखा होगा शिमला के सबसे नजदीक सितारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, टिक कर दिया। और दूसरा बोलेगा सन, तेरा तो दिमाग ही खराब है? सूर्य कैसे हो सकता है? अरे भाई और क्या होगा। समझ गए बात को? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट टू द सन है, ठीक है। अब इसमें ना एक नोट डाल के लिखो, पहले यहां पर नोट लिखो। नोट में लिखना, एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं। ये साइंस का प्रश्न भी बनता है कि लाइट ईयर होता क्या है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, ठीक है। इसमें लिख लेना, इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इससे दूरी मापी जाती है, या दूरी का आपका मापक है। दूरी याद रखना बस, ठीक है। दूरी का मापक है। क्वेश्चन पूछते हैं लाइट ईयर से क्या मापा जाता है, दूरी। इतना समझो अभी, ठीक है। इससे दूरी मापी जाती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या, किसका, डिस्टेंस। अब देखो, अगर सूर्य की किरण, अगर तुम्हें लिखना होगा तुम लिख सकते हो, सूर्य की किरण जब चली तो 1 साल में वो कहां तक पहुंची, उसको क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इसको अपनी भाषा में लिखना, समझ तो आ गया ना। सूर्य की किरण एक टॉर्च है मान लो, वो टॉर्च को तुम अगर बहुत आगे तक जाएगी ना वो, उसको अगर तुम देखो 1 साल बाद वो कहां पहुंची हुई है, तो 1 साल में जहां पहुंचेगी वहां से सूर्य तक का डिस्टेंस नाप लो। उसको क्या बोला है, 1 लाइट ईयर। सबको समझ आ गया? 1 लाइट ईयर क्या है कि सूर्य से जो किरण निकली है, उसने क्या तय की है, कितनी दूरी तय की है, उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। बात समझ गए? तो ये लाइट ईयर में हम आपका मापते हैं कुछ चीजों को, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर है 1 साल में सूर्य की किरण कितना ट्रेवल करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो आगे। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इसको ऐसे ही लिखना, बिग बैंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद जॉर्जिस ले मात्रे। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्जस ले मात्रे के साथ जोड़ा जाता है। बिग बैंग थ्योरी को, जितने मैं लिखा रहा हूं सारे पॉइंट्स में लिखते रहना, इजी रहेगा फिर। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्जियस लेमात्रे, ये नाम लिखा है इसका भाई का, जॉर्जियस लेमात्रे के साथ जोड़ा जाता है। और अगर कभी साल पूछ लेना तो ये, ठीक है, 27 के आसपास उन्होंने बोला था ये। 1927 के आसपास उन्होंने बात कही थी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। एक और साइंटिस्ट का नाम बताया था मैंने, एडविन हबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां तक लिख दिया ना।
ऑनलाइन हो गया ना? पता लग रहा है ऑनलाइन? अगला पॉइंट लिखना, एडविन हबल, ये भी बंदे का नाम है, एडविन हबल। ये भाई ने क्या बोला था? हाँ, ही गेव द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। इसने कहा था कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है या फिर विस्तृत हो रहा है। ब्रह्मांड बढ़ रहा है, और याद रखना सेकंड सेकंड में बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, आम भाषा में बोलो तो इसका साइज बढ़ रहा है। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कई बार यही लिखा होता है पेपर में, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तारीकरण या विस्तारीकरण, ठीक है। तो वो किसने बोला था? एडविन हबल, है ना। इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और पता लगा था इसको कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। वो कांस्टेंट नहीं है, गोला ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है वो और बढ़ी जा रहा है। एडविन हबल ने ये कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखो। सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो क्या है? जुपिटर, है ना। ये फैक्ट्स आप खुद घर पे जाके पढ़ते रहना, ठीक है। जुपिटर क्या है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सैटर्न क्या है? शनि, ठीक है। ये क्या है? अरुण। और ये क्या है? वरुण। नेपच्यून इज वरुण, ठीक है। मरकरी बुध हो गया, फिर ये शुक्र हो गया, हम पृथ्वी हो गए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा भाई, अगला पॉइंट, पृथ्वी का जुड़वा भाई कहते हैं वीनस को। पृथ्वी का जुड़वा भाई क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कि वहां लाइफ पॉसिबल है, ये ना बिल्कुल सेम है पृथ्वी की तरह दिखने में। इसका जो आपका मास है वो सेम है, हमारा जो शेप है बिल्कुल सेम है, हम जुड़वा दिखते हैं, ठीक है। तो दिखते हैं बस इसीलिए बोलते हैं इसको अर्थ का ट्विन। और सुबह जो दिखता है शाम को दिखता है वो कौन है? वीनस। सबसे ज्यादा चमकता कौन सा है? ठीक है, ब्राइटेस्ट भी ये है, चमकने वाला सबसे ज्यादा चमकीला, और हॉटेस्ट भी यही है, ध्यान रखना। ये पता होगा आप लोगों को वैसे तो। हॉटेस्ट प्लेनेट मरकरी नहीं है, कभी भी बस सोचना, क्योंकि मरकरी बेटा साथ में है तो हॉटेस्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वीनस पर, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछेंगे, ये सबको पता है हॉटेस्ट ही है वीनस, क्यों? इसमें इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो वो लाइट को ट्रैप करती है, छोड़ती नहीं है। देखो होता क्या है, पृथ्वी पर सनलाइट आई तो पृथ्वी सनलाइट वापस भी जाएगी, अगर यहीं रहेगी तो हम मर नहीं गए थे फिर, बैलेंस बन के रहता है ना। तो जो ये आई है इसको वापस जाने नहीं दे रहा कोई, कौन है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो बोलते हैं इनको बेटा, क्या बोलते हैं इनको? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो याद रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन सुना होगा, CH4, मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये वायुमंडल में ज्यादा हो गई तो ये हीट को ट्रैप कर देंगी और हीट को बाहर जाने नहीं देंगी, दस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट रीजन। बढ़ जाएगा ना तापमान फिर। ये इतनी ज्यादा है वहां पर, ये समझ लो कि 70-80% यही है। तो अगर पृथ्वी पर 70-80% CO2 होती तो कितना गर्म होता, सोच के देखो। जो चीज आई है वापस जा ही नहीं रही है ना। और ये ब्राइटेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके जो क्लाउड्स है ना, इसके जो आपके क्लाउड है, वो आपके रिफ्लेक्शन बहुत करते हैं, एल्बीडो। अब रिफ्लेक्शन होगी तो चमकेगा ही वही। रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कहां हो रही है? इसके बादलों पर, इसीलिए ब्राइटेस्ट है। हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि CO2 सबसे ज्यादा कहां है? इधर है, ठीक है। समझ गए बात को? तो ध्यान रखना, ठीक है। अर्थ के बारे में चलो आगे पढ़ेंगे। मार्स, मार्स में लिख, अगला पॉइंट लिख लो। मार्स के 2 सैटेलाइट है,
दो मून है, मंगल के दो चंद्रमा, फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस। अब यहां पे एक पॉइंट बड़ा जरूरी है, डीमोस सबसे छोटा है। डीमोस के आगे लिखना सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह। डीमोस में लिखना सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह, स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। मून सैटेलाइट ही है ना, ये तो समझते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, सबसे छोटा अभी तक जो आइडेंटिफाई हुआ है, और भी हो सकता है। तो डीमोस है, किसका ग्रह है वो? मार्स का। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखो। अगला, सबसे ज्यादा मून किसके पास है? अगला पॉइंट लिखना। हाँ, अगला पॉइंट लिखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून या सैटेलाइट, वो है शनि के पास, सैटर्न। 246 के आसपास है, ये फिगर चेंज होती रहती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मून या सैटेलाइट शनि के पास है 246, नासा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और भी हो सकते हैं अभी। फिर है लार्जेस्ट सैटेलाइट या मून, लार्जेस्ट सैटेलाइट या मून सबसे बड़ा, वो है गैनीमेड। गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड जुपिटर की सैटेलाइट है ये। गैनीमेड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, गैनीमेड, वो है किसका? जुपिटर का। ठीक है ना। अब बाकी आप लोग खुद घर पे जाके पढ़ लेना, दो दो तीन तीन एक एक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछे जा सकती है, वो तुम्हारे ऊपर है। बेसिक आइडिया कि इनको ऐसी चीजें को ध्यान में रखना है ना। बाकी तुम घर पे जाके पढ़ सकते हो, कुछ सैटेलाइट्स और भी तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो। सन। अब सन के बारे में लेयर ये बना दो, अगर नहीं बनाई तुमने, बना नहीं बना दिया तो ठीक है। ये सबसे अंदर बनानी है कोर, फिर है फोटोस्फियर। ठीक है, सबसे अंदर कोर है, फिर फोटोस्फियर, फिर क्रोमोस्फियर, फिर कोरोना। तो यहां से प्रश्न क्या आएगा? सबसे बाहर की लेयर कौन सी है सन की? कोरोना, ये याद रखना। और यहीं पे एक पॉइंट मैंने क्या बताया था, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो कौन सी लेयर है जो सूर्य की दिखती है? कोरोना। पहले इसको लिख लो, बना लो, फिर लिखना। ये बना दिया क्या ये? अगर बना दिया तो पॉइंट लिखो। सूर्य ग्रहण के वक्त या दौरान, सूर्य ग्रहण के वक्त या दौरान सिर्फ कोरोना नजर आता है या दिखता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सिर्फ कोरोना नजर आता है, बाकी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ओनली लेयर विजिबल ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स इज कोरोना। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोरोना, वो भी लिखना होगा, लिख लो। सबसे बाहर की परत या लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की परत या लेयर इज कोरोना ओनली। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो अगला पॉइंट लिखो, यहां लिखा हो देखो। सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता है। सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन रिएक्शन चलता है। याद रखना बेटा, फ्यूज याद रखना, चीजें जुड़ रही हैं, दो चीजें आपस में जुड़ के तीसरी चीज बना रही हैं, दैट इज फ्यूजन। और जो नॉर्मल तौर पे हम बिजली उत्पादन के लिए यूज करते हैं नाभिकीय ऊर्जा को, वो है फिजन।
भारत में कई न्यूक्लियर प्लांट लगे हैं, उन न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा रिएक्शन चलता है? फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन चलता है सूर्य में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे लिखो। सनलाइट को कितना टाइम लगता है पहुंचने में? लिख लो 8.8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड। सनलाइट टेक 8.16 seconds टू रीच अर्थ। 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड, ये बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुमने सुना भी होगा, है ना? अब ये जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, जिसने लिखा ठीक है। दो चीजें मैंने यहां बताई है, लिख लो इसमें। पहले लिखो ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस। इस पे आपने क्या लिखना है? ऑरोरा बोरियलिस में क्या लिखना है? आर्कटिक क्षेत्र में, या फिर डायरेक्टली नॉर्थ पोल लिख लो, उत्तरी ध्रुव। आपकी मर्जी है उत्तरी ध्रुव लिखना है या आर्कटिक लिखना है। उत्तरी ध्रुव में या आर्कटिक क्षेत्र में वायुमंडल में, वायुमंडल में छाया हरा प्रकाश, छाया या दिखता है जो हरा प्रकाश, ग्रीन लाइट्स विजिबल इन नॉर्थ पोल, ग्रीन लाइट्स विजिबल इन नॉर्थ पोल। उत्तरी उत्तरी ध्रुव में छाया या जो छाता है क्या? हरा प्रकाश। घर पे जाके ना टाइप करना इसको, ठीक है? गूगल पे टाइप करना या क्लास के बाद टाइप कर लेना, तुम्हारे को अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अगला ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोला ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सेम चीज लिखनी है लेकिन कहां पर? साउथ पोल में या फिर एंटार्क्टिका में। ये कहां होती है? साउथ पोल में या फिर एंटार्क्टिका। हरा हरा प्रकाश, हरे के साथ और भी कलर होते हैं, है ना? मेरा कहने का मतलब है कि अलग प्रकार का हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम लिखना है, ऊपर से हरा प्रकाश वो छाया जो भी लिखा तुमने, पर कहां पर? साउथ पोल में या फिर एंटार्क्टिका वाली साइड में। ठीक है, चलो अब मूलभूत कारण पता लग गया इसके क्या है? ये क्यों हरा हरा लाइट आती है यहां पर? क्या कारण है? हाँ, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, याद रखना, साइड में लिख दो। ये होता क्यों है? ये हरी हरी लाइटें क्यों आ गई भाई? जो सन से निकल रहे क्या है बेटा? हाँ, जब सूर्य से हवा निकलेगी तो सन के चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलेंगे भाई। ठीक है, सूर्य से निकलने वाले जो पार्टिकल्स है ना, जो कण हैं, उनकी वजह से होता है, बस इतना ध्यान रखो। सूर्य से निकलने वाले कण की वजह से ये होता है। ठीक है, हो गया यहां तक? चलो अब इसी में एक पॉइंट आगे लिख लो, ये क्या है इसके बारे में। अब ये चांद, अब ये हो गया। ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार लिखो, क्लोजेस्ट स्टार टू सन। अगला पॉइंट लिखना, सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक सितारा। सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक सितारा जो है ना, सूर्य के सबसे नजदीक सितारा, क्लोजेस्ट स्टार टू सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखना और हिंदी में प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितना दूर है हमें मतलब नहीं है, घर पे जाके टाइप कर देना, पता लग जाएगा। लेकिन इसकी दूरी लाइट ईयर में दी होगी, तो लाइट ईयर पता लग गई ना।
घर पे जाके देखना। घर पे जाके दो काम है, एंड्रोमेडा कितनी दूर है और प्रोक्सिमा सेंचुरी कितनी दूर है, इतना कर सकते हैं। ये आप लाइट ईयर्स में देख लेना और रट्टे मार देना, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक जो सितारा है, स्टार है, वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद आता है अल्फा सेंचुरी, फिर आता है, और छोड़ो उनको, प्रोक्सिमा सेंचुरी याद रखना बस, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, ठीक है। तो सूरज हो गया, और सूरज में ज्यादा हमने पढ़ना नहीं है कुछ भी, है ना। फिर एक काम और दे रहा हूं, वो कर लो। सबने सुना ये? आदित्य L1, चंद्रयान 1 2 3 4 गए थे ना, तो भारत ने एक भेजा था ये, आदित्य L1। ये आपने देखना कब गया था, और क्या देखना है, कब पहुंचा, इतना देख सकते हो, ठीक है। आदित्य L1 भारत ने सूर्य के जो बिहेवियर है ना, या सूर्य को स्टडी करने के लिए भेजा है, ठीक है। सूर्य को स्टडी करने के लिए क्या भेजा है हमने? आदित्य L1। तो क्वेश्चन आ सकता है जीके का कि भाई कब भेजा है और कब पहुंचा ये, जहां भेजा वहां पे पहुंचा भी तो चाहिए। ये दोनों डेट्स आपने देखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आदित्य L1 का मतलब ये नहीं है भाई कि सूरज के पास भेज दिया। भेज सकते हैं क्या सूरज के पास? हनुमान जी के अलावा कोई जा सकता है क्या? है ना, नहीं। अब नहीं जा सकता तो ये भेजा कहां फिर? L1 दिख रहा है, ये पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये बस समझना, पछड़े में नहीं पढ़ना, बस बता रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। थोड़े, अब दिखा L1 कहाँ है? यहाँ गया है बेटा ये। सूरज पे कौन भेजेगा भाई इसको? सूरज से काफी पीछे है ये पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ, 4 पॉइंट 5 पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, ये हर एक ग्रह के बीच में होते हैं, इनको बोलते हैं लेग्रांज पॉइंट, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट, आप मेरे को एक बात बताओ, गुरुत्वाकर्षण सुना है? ठीक है। अब मैं यहाँ खड़ा हूं ना ऐसे, ऐसे, क्या मेरे और इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है? ग्रेविटेशनल फोर्स है? फ्रेंकली बोल दो, नहीं है तो नहीं है, नहीं है ना। अगर होती तो ऐसे नहीं होते हम, है ना। ऐसा ही है ना हमारा मानना। याद रखना बेटा, ब्रह्मांड में कोई भी तू चीज है, ब्रह्मांड में कोई भी तू चीज है ना, उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन इतना कम है, उस टेक्निकलिटी में जाना नहीं चाहता मैं, बहुत कम है कि हम चिपक ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो खुद देखो ना, आप आपने कभी सोचा स्पेस, अर्थ ना कहीं घूम रहा है, स्पेस है उसके बीच में, ये बीच में क्या कर रहा है ये? सोच के देखो ना कि ये कैमरा है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, कैमरा लटका है हवा में, जादू। ऐसा ही है ना, और क्या है? ऊपर है क्या लटका हुआ कुछ, कि खींचे हुए पकड़ा हुआ है इसने, किसने? ऊपर इंद्रदेव ने पकड़ा, नीचे कुछ और देव है क्या पकड़े रहे इसको? ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो ये सारा खेल बेटा गुरुत्वाकर्षण बल का है। जितनी ज्यादा आपके मास होगा, जितने ज्यादा आपका वेट होगा, मतलब बोलने को, उतना ज्यादा ये गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। तो याद रखना, हर दो चीजों के पीछे ब्रह्मांड में होता है, दो चीजें होनी चाहिए, पर अकेले कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो दो चीजों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब मैं अब पृथ्वी से बाहर जाऊंगा ना, कहीं थोड़ा सा बाहर गया, तो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी गुरुत्वाकर्षण बल, खींचेगी ना मेरे को, ठीक है। यहां जैसे जाऊंगा, ये भी खींचेगी। अगर मैं इधर कहीं पहुंचा तो सूर्य खींचेगा। ये पॉइंट पर अगर मैं पहुंच गया ना, ना मेरे को पृथ्वी खींचेगी, ना मेरे को सूर्य खींचेगा, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। पर शर्त क्या है, थोड़ा सा भी ऐसे ही तो नहीं रहने दो, ऐसे ही रहना। कहने का मतलब है, इस साइड कौन है? पृथ्वी। इस साइड कौन है? सूर्य। इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है मेरे को, खींच रहे। इधर से मेरे को कौन खींच रहा है? पृथ्वी। दोनों खींच रहे हैं, लेकिन दोनों इस हिसाब से खींच रहे हैं इस पॉइंट पर कि मैं यहीं खड़ा हूं, काउंटर बैलेंस हो गया, मैं कहीं जा ही नहीं रहा, मैं यहीं खड़ा हूं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे ही खड़े रहूं, जैसे जैसे इनको देख रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देखे जा रहा हूं मैं सालों साल, ठीक है, तो ऑब्जर्व कर पाऊंगा? सोच लो मैं थोड़ा पीछे चला गया, पृथ्वी खींच लेगी, और ऐसे ही खींचेगी नहीं, इधर घुमाएगी अपने चारों ओर, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं ना बेटा,
चंद्रयान 1 2 3 4 पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। क्या फ्यूल लगता है उसमें, पेट्रोल डीजल? नहीं, कुछ नहीं लगता उसमें, ऐसे फेंकियो बाहर, गुरुत्वाकर्षण बल ले जी चल। तो फिर तो हो गए थे ना हम, अगर उसमें पेट्रोल डीजल डाल के घुमाना उनको लाखों किलोमीटर। मेरी बात समझ रहे हो तुम? समझ गए ना मेरी बात को? तो ऐसे करके बेटा वो ना यहाँ खड़ा हुआ है L1 पॉइंट पर, आदित्य L1, और वो सूरज को देखे जा रहा है और फोटो खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, फोटो खींच के हमारे को दे रहा है। फिर हमें पता लग रहा है कि उससे क्या निकल रहा है, क्या पार्टिकल है, क्या है सूरज, क्या है क्या नहीं है। ये आदित्य L1। समझ में आ गया? तो तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुमने कर लेना। ठीक है, आदित्य L1 वगैरह क्या है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखते हैं, चांद के बारे में। चलो, मून के बारे में थोड़ा लिख लो। मून, ठीक है, मून में लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून बिकम्स 1/6 टू दैट ऑफ अर्थ। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले, पृथ्वी के मुकाबले 1/6 हो जाता है। ये तो सुना ही होगा तुमने, तभी वो इतने उछल उछल रहे होते हैं नील आर्मस्ट्रांग वगैरह, है ना, क्योंकि ग्रेविटी कम है वहां पर। अगर यहाँ ग्रेविटी 10 है तो वहां कितनी हो जाएगी? 10 को 6 से डिवाइड कर लो, करो, 1 पॉइंट कुछ, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, कम है मतलब वहां पर। ठीक है, दूसरा लिखो, मून इज कॉल्ड फॉसिल प्लेनेट। चांद को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म पता ना क्या होता है? जीवाश्म ग्रह, जीवाश्म ग्रह का मतलब क्या है बेटा? कोई चीज अगर है ना, जैसे कोयला है, पत्तियां, इंसान जब खत्म हो जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष वही चीज कोयला बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो कहने इसको फॉसिल प्लेनेट क्यों बोलते हैं? कहते हैं कि चांद पर अगर कोई तुम चीज छोड़ दो ना, वो वैसी ही रहेगी सालों साल, लाखों लाखों करोड़ों वर्ष। ठीक है, इसीलिए। तीसरा, नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। चांद पर कोई भी या वायुमंडल नहीं है, देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, याद रखना। बात समझ गए? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, वी कैन ओनली सी 59% ऑफ मून। हमें चांद का सिर्फ 59% भाग ही दिखता है। ठीक है, याद रखना, हमेशा ऐसा ही होता है, हमें कितना भाग नहीं दिखता? 31। ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक लगा लो। तुम हो तो आर्यभट्ट हो सारे, है ना वैसे। 59 + 41 कितना हुआ? चलो मानता हूं, मैं तुम्हारी मैथ्स की समस्या में समझ गया, कोई कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो 41% बेटा हमारे को कभी दिखेगा नहीं, है ना। वो क्यों नहीं दिखता, उसका रीजन है। ठीक है, घर पे जाके देख लेना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं समझा दूंगा बाद में। 59% ऑफ मून जो है हमें आपका दिखता है और बाकी हमें नहीं दिखता, ध्यान रखना। ठीक है, ये टिक करना इस पॉइंट को, कितना दिखता है कितना नहीं दिखता, दोनों चीज पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मूनलाइट। मूनलाइट टेक्स, मूनलाइट टेक्स 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, चांद की रोशनी
पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है, तो लगभग 1.5 सेकंड में रख लो ऐसे याद करने के लिए, 1.3 सेकंड लगते हैं, ठीक है, यहां पर पहुंचने में। तो क्या सच में चांद की रोशनी होती है? नहीं होती, वो हमें पता है। चांद की कोई लाइट नहीं है बेटा, जिसको नहीं पता लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मून हैज नो लाइट। सूर्य की किरण इस पर पड़ती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां आती है वो, ठीक है। चांद की कोई अपनी रोशनी है ही नहीं है, ठीक है। तो चांदनी जो है वो एक छलावा है, चांदनी कुछ होती ही नहीं है, चांदनी रात कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। सच में देखे तो वो आपका सूर्य की किरण ही है, उस पर जो पड़ रही है वो चीजें हैं, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये चीजें कभी आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू होगा सारी चीजें, है ना। बाकी आपके डेमोज आज खत्म हो गए हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज जो भी हैं तो वो आप पूरी कर सकते हैं, जो भी, ठीक है। बता देंगे आपको शाम तक क्लास कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, ठीक है। चलो ठीक है, ऑनलाइन फिर आपको भी बता दिया जाएगा ना।